HRI न्यूज पर स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज दिन भर की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में जानेंगे एक एक करके इसी वीडियो में आगे दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो स्किप मत कीजिएगा, सभी महत्वपूर्ण समाचार आप सभी के लिए जानना है बहुत जरूरी। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है मुंबई से दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। शिव सैनिकों ने ईडी दफ्तर के बाहर लगाया बैनर, लिखा बीजेपी का कार्यालय है ये दफ्तर। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले ईडी ने शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत की पत्नी बरसा राउत को पीएमसी बैंक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन जारी किया है। इस कार्रवाई से शिव सैनिक भड़क गए और ईडी के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। शिव सैनिकों ने ईडी के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए उसके दफ्तर के बाहर बीजेपी प्रदेश कार्यालय का बैनर भी लगा दिया। शिवसेना कार्यकर्ताओं का कहना है कि ईडी पूरी तरीके से बीजेपी के इशारे पर काम करता है और बीजेपी के विरोधियों को निशाना बनाता है। शिव सैनिकों ने मुंबई के ईडी दफ्तर के बाहर जो बैनर लगाया उसके दोनों तरफ बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल बना हुआ था और बीच में बड़े बड़े शब्दों में भाजपा प्रदेश कार्यालय लिखा था। तो देख सकते हैं दोस्तों, शिव सैनिकों ने ईडी दफ्तर के बाहर लगाया बैनर, बीजेपी का कार्यालय है ये दफ्तर। किसान ठंड में प्रदर्शन कर रहे हैं और दुष्यंत चौटाला नया साल मनाने गुजरात जा रहे हैं। यह कैसी देशभक्ति है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले दिल्ली में चल रहे आंदोलन का 34वां दिन है। दिल्ली में भले ही कड़कड़ाते ठंड के चलते तापमान गिरता जा रहा है, लेकिन प्रदर्शनकारी किसानों के इरादों में गर्मजोशी बरकरार है। दूसरी तरफ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जेजेपी पर किसानों और खाप पंचायतों द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि किसानों का कहना है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को भाजपा से अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज कर दुष्यंत चौटाला नए साल के मौके पर गुजरात जाकर छुट्टियां मनाने वाले हैं। वहीं एक पत्रकार ने इस मामले में भाजपा और सहयोगी पार्टी जेजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि हवाई अड्डे से बाहर निकल रहे मास्क लगाए हुए व्यक्ति का नाम है दुष्यंत चौटाला। आप कुछ दिन पहले तक किसानों से चर्चा कर बिल के फायदे बताने गांव-गांव जाने वाले थे, पर नए साल में आपने गुजरात जाकर छुट्टियां मनाना उचित समझा। अपनी शर्तों का राष्ट्रवाद और अपनी शर्तों की देशभक्ति। दोस्तों आप लोग वो फोटो अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। खबर दोस्तों असम से, आंदोलन से सिर्फ शहीदों की संख्या बढ़ेगी ये कहना है अमित शाह का। दोस्तों पूरा मामला आपको बताते चलें क्या कुछ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए असम के लोगों को चेतावनी दी कि आंदोलन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ शहीदों की संख्या ही बढ़ेगी। शाह के इस बयान से असमिया समाज स्वाभाविक रूप से आहत हुआ है और विभिन्न नागरिक संगठनों ने भी इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अमित शाह के उस बयान की कड़ी आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि आंदोलन से विकास की प्रक्रिया बाधित होती है। तो देख सकते हैं दोस्तों कैसे केंद्रीय गृह मंत्री ने असम के आंदोलन और असम के शहीदों के खिलाफ इस तरह अपमानजनक टिप्पणी कर अपनी फांसीवादी मानसिकता का परिचय दिया है। अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार को दी है अंतिम प्रदर्शन की धमकी, कहा अगर मांगे नहीं मानी तो करूंगा भूख हड़ताल। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार को धमकी दी है कि अगर किसानों से संबंधित मुद्दों पर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वह अगले साल भूख हड़ताल करेंगे और यह उनका अंतिम प्रदर्शन होगा। उन्होंने कहा कि वह पिछले 3 वर्षों से खेती करने वालों के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने मुद्दों को हल करने के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया। अन्ना हजारे ने कहा कि सरकार केवल खोखले वादे करती है, इसलिए मुझे उस पर अब कोई भी विश्वास नहीं है। अन्ना हजारे ने कहा कि देखते हैं सरकार मेरी मांगों पर क्या कदम उठाती है। उन्होंने 1 महीने का समय मांगा है और मैंने उन्हें जनवरी अंत तक का समय दिया है, ये कहना है अन्ना हजारे का। अन्ना हजारे ने आगे कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वह एक बार फिर भूख हड़ताल करेंगे और यह उनका आखिरी प्रदर्शन होगा। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, बोले किसान की आत्मनिर्भरता के बिना देश कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार 33 दिनों से जारी है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा किसान की आत्मनिर्भरता के बिना देश कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। कृषि विरोधी काले कानून वापस लो, किसान बचाओ देश बचाओ। आपको दोस्तों बताते चलें कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार
किसानों के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरते आ रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के हित में इन तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को वापस ले। और इसी बीच उन्होंने ट्वीट कर मोदी सरकार को निशाने पर लिया। दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। बीजेपी को एक बड़ा झटका देने की तैयारी में है यह पार्टी, कहा नहीं चाहिए तानाशाही चलाने वालों का साथ। लगता है भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों को बीजेपी का रवैया अब पसंद नहीं आ रहा है। एक एक कर कई दल एनडीए से बाहर जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में जहां लोक जनशक्ति पार्टी ने एनडीए का साथ छोड़ा, वहीं पंजाब में अकाली दल से बरसों पुराना उनका रिश्ता खत्म हो गया। हरियाणा में भी नए कृषि कानूनों के मुद्दे पर जेजेपी और बीजेपी में अनबन की खबरें हैं। महाराष्ट्र में भी बीजेपी के सबसे पुरानी साथी रही शिवसेना ने हाथ छोड़ दिया। इसी बीच एनडीए की एक और सहयोगी दल एआईएडीएमके ने बीजेपी को कड़ा संदेश दिया है। खबर के मुताबिक तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी एआईएडीएमके ने कहा कि उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में ऐसे सहयोगी की जरूरत नहीं है अगर वो तानाशाही करने का रवैया अपनाती है। वहीं पार्टी ने कहा कि ऐसी स्थिति में वो गठबंधन की दूसरी पारी में शामिल नहीं होंगे। तो देख सकते हैं तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी एआईएडीएमके ने कहा कि उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में बीजेपी की कोई जरूरत नहीं है अगर वह तानाशाही रवैया अपनाती है तो। वहीं दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। पत्नी को ईडी का समन भेजे जाने पर भड़के हैं शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत। कहा अगर मैं बीजेपी की फाइल खोलूंगा तो उसे देश छोड़कर भागना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना नेता और राज्यसभा के सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ईडी ने पीएमसी बैंक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीसरी बार समन जारी किया है। समन जारी किए जाने के बाद संजय राउत ने केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ईडी का इस्तेमाल सियासी विरोधी के लिए कर रही है, वह इस तरह की कार्रवाई से नहीं डरेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिवसेना नेता ने कहा कि सियासी विरोध के लिए बीजेपी ने महिला को टारगेट कर कार्यता का प्रमाण दिया है। हम किसी से डर नहीं रहे हैं और मांगे गए जवाब के अनुसार ही प्रतिक्रिया देंगे। इस दौरान संजय राउत ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि उनसे पंगा लेना बीजेपी को भारी पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि मेरे पास भाजपा की फाइल है, अगर उसे सार्वजनिक किया तो बीजेपी को देश छोड़कर भागना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मेरे पास 121 लोगों के नाम हैं, जल्द ही ईडी को दूंगा। इतने नाम हैं कि 5 साल ईडी को काम करना पड़ेगा, तब ईडी को पता चलेगा कि किससे पंगा लिया है। वहीं राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह की ओर इशारा करते हुए कहा कि हमारे परिवार वालों में किसी की संपत्ति 1600 गुना नहीं बढ़ी है। बीजेपी के नेताओं के घर वालों की आमदनी 1600 गुना बढ़ी है, पहले उन पर कार्रवाई करे ईडी। देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ी बात कही है संजय राउत ने। अगली खबर की तरफ चलते हैं। कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस पर बोली हैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, आजादी से पहले की तरह है देश के मौजूदा हालात। दोस्तों आपको बताते चलें, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के 136वें स्थापना दिवस पर दावा किया कि देश में वर्तमान परिस्थितियां आजादी के पहले की तरह हैं और तानाशाही ताकतों से देश को बचाने के लिए अब बारी है सभी को एकजुट होने की। पार्टी की ओर से जारी एक वीडियो में सोनिया ने यह भी कहा कि कांग्रेस को हर मोर्चे पर मजबूत बनाने की जरूरत है। उन्होंने आजादी के आंदोलन और देश के विकास में कांग्रेस के योगदान का उल्लेख किया और यह दावा किया कि आज फिर से परिस्थितियां आजादी से पहले की तरह की हैं। जनता के अधिकार कुचले जा रहे हैं, चारों तरफ तानाशाही का आलम है, लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, खेत खलियान पर हमला बोला जा रहा है, देश के अन्नदाता पर काले कानून थोपे जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्षा ने आगे कहा कि ऐसे में हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम एक बार फिर देश को तानाशाही ताकतों से बचाएं और उनसे लोहा लें। एआईएमआईएम ने यूपी की सियासत में दी है दस्तक, 2022 चुनाव के लिए किया अपने पहले उम्मीदवार का ऐलान। दोस्तों खबर बताते चलें, उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अपना पहला प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बलरामपुर जिले के दौरे पर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने अपनी पार्टी का यूपी में पहला उम्मीदवार जिले के डॉक्टर अब्दुल मन्नान को उतरौला विधानसभा से घोषित किया है। आपको दोस्तों बताते चले, डॉक्टर अब्दुल पेशे से नेत्र सर्जन हैं और जिले में ही प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। आज की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों ने जानी है आपके अपने यूट्यूब चैनल HRI न्यूज़ पर।
अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी जरूर दबाइएगा। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।